अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक अच्छी सी स्टोरी बनाए इसकी। जी बिल्कुल। सो एसेंशली हम चाहते ये हैं कि हम अपना डाटा स्टोर करें, ठीक है। अच्छा, डाटा स्टोर के लिए जो जिनको थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस का नो हाउ है, उन्हें पता होगा कि डाटाबेस कोई एक चीज़ होती है कंप्यूटर साइंस में जिसमें बहुत सारा डाटा रखते हैं। अच्छा, ये जो वेक्टर स्टोर्स हैं ये डाटाबेस से फ़र्क है। डाटाबेस में हम इस तरह का डाटा रखते हैं या आसानी से रख सकते हैं जैसा आप एक्सेल की शक्ल में देखते हैं कि रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने स्टोर करने हैं इमेजेस, या मैंने स्टोर करनी है स्पीच, या मैंने स्टोर करना है टेक्स्ट, तो वो रोज़ एंड कॉलम्स में रखना मुश्किल है। तो उसके लिए फिर हम एक डिफरेंट टाइप का डाटा बेस यूज़ करते हैं और उसको हम वेक्टर स्टोर कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि वेक्टर स्टोर और डाटा बेसिस में एक और भी फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूट्यूब पे आतिफ़ का कोई सॉन्ग सुन रहे हैं। आतिफ असलम का। हाँ, आतिफ़ असलम का। तो आपने कोई एग्जैक्ट सॉन्ग सर्च करना है तो फिर आपको RDBMS की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन व्हाट इफ़ आप एक गाना सुन रहे हैं, आपको बड़ा पसंद आया उसका मूड, उसकी मेलोडी, अब आप चाहते हैं यार मुझे इसी तरह के गाने सजेस्ट किए जाएं। मुझे ऑथर का नाम भी नहीं पता, मुझे राइटर सॉन्ग राइटर का भी नहीं पता, मुझे जो म्यूज़िशियन है उसका भी नहीं पता। तो ऐसी सूरत में आपको रिकमेंडेशन देने के लिए जो डाटाबेस यूज़ होगा वो वेक्टर डाटाबेस होगा। तो अगर आपने एग्जैक्ट सर्च करनी है तो कन्वेंशनल RDBMS यूज़ करेंगे हम। लेकिन अगर आपने सजेशंस या रिकमेंडेशंस लेनी है तो फिर हम वेक्टर डाटाबेसेस की तरफ जाएंगे। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार इसको डाटाबेस ही कह रहे हो, वेक्टर डाटाबेस क्यों कहते हैं? और वेक्टर्स का मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी दफ़ा वेक्टर्स का नाम डिस्कस किया है। तो वेक्टर्स एक फॉर्म है किसी भी डाटा को कंप्यूटर्स में स्टोर करने की। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमने कंप्यूटर को बतानी है तो हम उसे वेक्टर्स में स्टोर करते हैं। इसके लिए मैं एक मुश्किल सा नाम लेता होता हूँ, रिप्रेजेंटेशन लर्निंग। ये उन लोगों के लिए है जो इसको फर्दर डिक डाउन करना चाहते हैं। तो हम किसी भी किस्म के डाटा की एक रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करते हैं वेक्टर्स की सूरत में, और उस वेक्टर्स को स्पेशली हम स्टोर करने के लिए ख़ास किस्म के डाटाबेसेस बनाते हैं। चूँकि ये डाटाबेसेस वेक्टर्स को स्टोर करने के लिए बनते हैं, इसलिए नॉट सरप्राइजिंगली इनको हम वेक्टर डाटाबेसेस या वेक्टर स्टोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समरी अभी तक आपको पता होनी चाहिए कि ये कन्वेंशनल वेक्टर डीबी कन्वेंशनल डीबी से फ़र्क है। दूसरी बात ये है कि वेक्टर डीबी AI ख़ास तौर पे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन और रिकमेंडेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और तीसरा, इसका स्ट्रक्चर आम डाटाबेस से फ़र्क होता है क्योंकि इसमें ये स्पेशलाइज्ड होता है वेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। अच्छा, वेक्टर स्टोर्स आपको अभी जब हसान और हारिस इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे तो ये आपको बहुत सारे वेक्टर स्टोर्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उन सब में कुछ चीज़ें कॉमन होगी। मतलब कोई भी वेक्टर स्टोर या वेक्टर डाटाबेस है, अच्छा ये दोनों नाम भी मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको वेक्टर डीबी भी कहूँगा, मैं इसको वेक्टर स्टोर भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। तो असेंशली ये एक स्टोरेज है और ये ऑप्टिमाइज्ड है वेक्टर्स को सिर्फ स्टोर करने के लिए नहीं। देखिए, मैं एक डाटा स्टोर कर दूं और उसके बाद भूल जाऊं तो मुझे उस डाटा का कोई फ़ायदा नहीं है। हम डाटा स्टोर क्यों करते हैं? ताकि यार उसको जब ज़रूरत पड़े उसको निकाल भी सकें, उसको रिट्रीव कर सकें। तो टेक्निकल नाम है रिट्रीवल के लिए हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो वेक्टर डाटाबेसेस हम बनाते इसलिए हैं कि ना सिर्फ वेक्टर को स्टोर कर लें बल्कि वेक्टर्स को एफिशिएंटली रिट्रीव भी कर सकें, या वेक्टर्स अपनी मर्ज़ी के वेक्टर्स को आसानी से ढूंढ भी सकें। तो वेक्टर डाटाबेसेस में इस किस्म के एल्गोरिदम हैं जो वेक्टर्स को ढूंढने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं।
अगेन छोटी सी जितनी मैंने बात की उसकी मैं समरी बता दूं। वेक्टर डेटाबेसेस बहुत एफिशिएंटली ना सिर्फ वेक्टर्स को स्टोर करते हैं बल्कि ये वेक्टर्स को रिट्रीव भी उतनी ही तेज़ी से कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें बेसिक चीज़ों का पता चल गया। हर वेक्टर डेटाबेस में तकरीबन 4 कॉलम्स जो है ना वो ज़रूर होंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉलम तो वेक्टर होगा। वेक्टर को हम वेक्टर एम्बेडिंग भी कहते हैं बाय द वे, और ये वही रिप्रेजेंटेशन है जैसे आतिफ असलम के गाने की रिप्रेजेंटेशन वेक्टर में हो सकती है, किसी की तस्वीर जो है वो कैट पिक्चर जो है वो वेक्टर की सूरत में हो सकती है, कोई एक स्पीच जो है किसी की वो एक वेक्टर की सूरत में हो सकती है। तो असेंशली सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट वेक्टर डेटाबेस में जो आप स्टोर करेंगे वो है वेक्टर इटसेल्फ या वेक्टर एम्बेडिंग भी से कहते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें आप स्टोर करते हैं वो है वेक्टर का मेटा डाटा। ठीक है, अच्छा ये मेटा डाटा सिर्फ ब्रीफली बताऊंगा वरना ये इन इट सेल्फ बहुत लंबी बात है। मेटा डाटा का मतलब है कि ये डाटा के मुतालिक डाटा है कि यानी कि ये वेक्टर किस पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पिक्चर किस कैमरे से खींची गई है, वो किस शहर में खींची गई है, या और भी कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी मैं मेटा डाटा में स्टोर कर दूंगा। या अगर मैं किसी बुक का वेक्टर स्टोर कर रहा हूँ तो मैं बताऊंगा जी इसका ऑथर कौन है, ये किस सन में पब्लिश हुई, इसका टॉपिक क्या है, एंड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम मेटा डाटा के अंदर स्टोर करते हैं। तो हमने क्या देखा, वेक्टर स्टोर में सबसे पहले हमारे पास वेक्टर होता है, फिर हमारे पास मेटा डाटा होता है, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम रखते हैं वो है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन या डाटा जो वो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे स्टोर करें, लेकिन चूंकि हम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं, तो रैग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम वेक्टर डेटाबेसेस मेंटेन करते हैं तो ये बेनिफिशियल होता है कि आप ओरिजिनल डाटा भी वेक्टर स्टोर के अंदर सेव कर लें। और उसके बाद डेफिनेटली हर रो के लिए एक आईडी होती है, यूनिक आईडी। तो उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट एल्गोरिदम है जो यूनिक आईडीज़ क्रिएट करते हैं। तो ये 4 कॉलम्स हर वेक्टर स्टोर में आपको ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो पाइनकोन है, चाहे वो फाइस है, चाहे वो क्वाड्रेंट है, चाहे वो क्रोमा है, चाहे वो कोई भी वेक्टर स्टोर है। ठीक है, तो असेंशली ये 4 चीज़ें किसी भी वेक्टर स्टोर में ज़रूर होंगी। अच्छा, वेक्टर स्टोर वेक्टर ढूंढता कैसे है? इसके लिए मैथ का एक ऑपरेशन आपको दो तीन ऑपरेशंस हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 ऑपरेशंस के नाम लूँगा और मैं उनकी तफसील नहीं बताऊँगा, वो आपके लिए। पहला ऑपरेशन जो वेक्टर स्टोर्स में यूज़ होता है वो है कोसाइन सिमिलैरिटी, और दूसरा ऑपरेशन जो बहुत ज़्यादा वेक्टर स्टोर्स में यूज़ होता है वो है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हम एक ही कोसाइन सिमिलैरिटी की एग्जांपल लेते हैं। एसेंशली जो बातें मैं कोसाइन सिमिलैरिटी के बारे में बताऊंगा वही डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी सही है। जब भी मैंने वेक्टर स्टोर में से कोई वेक्टर ढूंढना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम किसी वेल नोन सिंगर का एक गाना सुन रहे हैं, हम कहते हैं यार इससे मिलते जुलते और गाने भी हमने सुनना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस सॉन्ग का एक वेक्टर बनाएंगे। वो वेक्टर हम वेक्टर डेटाबेस को दे देंगे। वेक्टर डेटाबेस कोसाइन सिमिलैरिटी अप्लाई करके उससे मिलते जुलते जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे हमें बता देगा कि यार ये टॉप 10 वेक्टर्स ना तुम्हारे रिक्वेस्टेड सॉन्ग के वेक्टर से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। फिर हम देखेंगे कि मेटा डाटा में उन डिफरेंट सॉन्ग्स की बाकी इंफॉर्मेशन है, तो इस तरह हमें अपने रिक्वेस्टेड सॉन्ग से मिलते जुलते सारे सॉन्ग रिकमेंड हो जाएंगे। इनफैक्ट यूट्यूब, स्पॉटिफाई और इस किस्म के जितने प्लेटफॉर्म हैं वो इसी से मिलता जुलता एक सिस्टम यूज़ करते हैं आपको डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड करने के लिए। तो ये रिकमेंडर सिस्टम में ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अच्छा, ये जो कोसाइन सिमिलैरिटी है ये थोड़ा सा मुश्किल ऑपरेशन है। और दूसरा, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर स्टोर है, उसमें 1 मिलियन वेक्टर्स हैं, तो क्या आपका रिक्वेस्टेड क्यूरी वेक्टर सब के साथ
कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करेगा, 1 मिलियन तो बड़ा मुश्किल है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे एल्गोरिदम्स होते हैं। अच्छा, बात हमारी जो जहाँ से ब्रेक हुई थी उसको उधर से ही कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास वेक्टर स्टोर्स जो हैं वो 2 हमारे पास टाइप्स हैं, क्योंकि लैंगचेन जब हम फ्रेमवर्क जिसके ऊपर हम लोगों ने सारी चीज़ें ऑन टॉप ऑफ दैट बिल्ड करनी है और लैंगचेन हमें सारी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करता है, तो उसके अंदर आपके पास 2 किस्म के वेक्टर स्टोर्स मौजूद हैं। एक वेक्टर स्टोर्स वो हैं जो फुली मैनेज सर्विसेज हैं, जो क्लाउड बेस एग्जिस्ट करते हैं। उसके ऊपर आपने जस्ट क्या करना है, आपने किसी थर्ड जो पार्टी है उसकी सर्विस पे जस्ट आपने लॉगिन करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, आपको एक API की मिलेगी एंड आपकी जो वेक्टर डेटाबेस है वो सेटअप हो जाएगी और आपने जस्ट उसको यूज़ करना है। तो जो मैनेज सर्विसेज होती हैं उनका आपको बेनिफिट ये होता है कि उस पर आपकी एक्स्ट्रा जो एफर्ट है टू उसकी सेटिंग करने में, उसकी एग्जीक्यूशन में, उसको मैनेज करने में वो आपको नहीं लगानी पड़ती। इसके बरक्स दूसरी आपके पास जो टाइप है वेक्टर डेटाबेस की वो ये है कि लोकली मैनेज्ड वेक्टर डेटाबेस, जो आपके पास फॉर एग्जांपल आप अपने सिस्टम के ऊपर एक बेसिक सा रैक सिस्टम बना रहे हैं, बट आप ये नहीं चाहते कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन जो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको मैं किसी भी क्लाउड स्टोरेज पे रखूं, या आपका क्लाइंट कहता है कि आई डोंट वांट एनी सिस्टम, कोई भी ऐसा सिस्टम मैं किसी पे भी बिलीव नहीं करता जिसको अगर आप क्लाउड पे रख रहे हैं तो वो मेरा डाटा जो है वो इतना सेंसिटिव है कि वो किसी भी तरीके से ब्रीच हो सकता है। तो देन आपके पास एक ऑप्शन ये आती है कि आप ऐसी वेक्टर डेटाबेस यूज़ करें जो आपके अपने सिस्टम के ऊपर आप खुद मैनेज कर रहे हो, लोकली मैनेज्ड हो। तो वो जो आपके पास वेक्टर डेटाबेसेस है उसकी जो फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड है। ऑब्वियसली उसके अंदर फिर आपने उसको खुद मैनेज करना होता है, उसकी स्टोरेज से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो वेक्टर डेटाबेस सपोज़ यूज़र आया, यूज़र ने उसके ऊपर कोई 50 फाइल्स अपलोड कर दी। अब वो 50 की 50 फाइल्स कहाँ पे स्टोर हो रही हैं? वो आपके सिस्टम पे स्टोर हो रही हैं, आपकी स्टोरेज वो यूज़ कर रहे हैं, आपके रिसोर्सेज वो यूज़ हो रहे हैं। तो अब आपने वो सिस्टम जब आप लोकली एक मैनेज जो वेक्टर डेटाबेस है वो यूज़ कर रहे होंगे, तो आपने फिर वो तमाम एस्पेक्ट अपने माइंड में रखने होंगे कि इसकी जो स्केलेबिलिटी है स्टोरेज की, उसको मैंने किस तरह से मैनेज करना है और उसको किस तरह से सेटअप करना है, वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। तो उस केस में आपने उसको उस तरह से देखना होता है। तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स हो गए, लोकली मैनेज्ड और क्लाउड जो हमारे पास मैनेज सर्विसेज होती हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट आगे चल के जो मज़ीद हमारे पास जो वेक्टर स्टोर्स आते हैं। बेनिफिट्स के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, क्विकली इसको मज़ीद थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हमारे पास देखें, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो टेक्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर वेक्टर्स में ही क्यों स्टोर करना है, ठीक है। तो वेक्टर्स में इसलिए स्टोर कर रहे हैं कि टेक्सचुअल डाटा है। टेक्सचुअल डाटा आपका जो सिस्टम है वो टेक्स्ट डाटा को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, विच मीन्स कि आपने उसको ऐसा वे ढूंढना है कि जिसके अंदर आप उस टेक्स्ट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो मैथमेटिकल फॉर्म में टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं। एम्बेडिंग मॉडल हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि जो भी हमारे पास टेक्स्ट है जिसको हमने चंक की फॉर्म में बनाया है उसको वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और वेक्टर्स की फॉर्म में जब डाटा कन्वर्ट होता है तो इवेंचुअली वो क्या होता है, वो नंबर्स की फॉर्म में चला जाता है। एक वेक्टर्स के अंदर क्या पड़ा होता है, नंबर्स पड़े होते हैं, और वो नंबर्स में कन्वर्ट होकर हमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब मेरे पास कोई यूज़र की क्यूरी आएगी, कोई क्वेश्चन आएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको भी नंबर्स में वेक्टर्स में कन्वर्ट करूँगा और वेक्टर्स को वेक्टर्स के साथ कंपेयर करवा लूँगा कि कौन सा वेक्टर कौन से वेक्टर्स के साथ ज़्यादा सिमिलर है। विच मीन्स जो 2 वेक्टर्स आपस में सिमिलर हैं या 3 वेक्टर सिमिलर हैं वो मेरे क्वेश्चन का आंसर हैं, और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब और देखें हमारा इससे क्या होता है, एफिशिएंट डाटा स्टोरेज हमारी वेक्टर्स की फॉर्म में हम सारा टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं। रिलेशनल डाटाबेस वाले हमें कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में नहीं जाना पड़ता, एफिशिएंट हमारा रिट्रीवल हो रहा है। सिमेंटिक्स जो अच्छा एक काम जो और हो रहा होता है एम्बेडिंग के साथ वो ये कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट कर दें वेक्टर्स की फॉर्म में, हमारा मकसद ये भी है कि वो जो टेक्स्ट नंबर्स की फॉर्म में जा रहा है उन नंबर्स में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब नंबर्स के साथ वो इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड होनी चाहिए कि ये इस वेक्टर के अंदर किस टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है।
ठीक है। तो जो एम्बेडिंग आप मॉडल होता है वो उसकी सिमेंटिक्स की बेसिस के ऊपर स्कोर्स जनरेट करके एक वेक्टर के अंदर स्टोर करवा रहा होता है। तो ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के इसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस जो हैं वो आपके लिए न्यू वेज ओपन होगी, न्यू डिस्कशंस ओपन होगी, न्यू प्रॉब्लम्स जो है वो आप लोगों को इसकी बेसिस के ऊपर सॉल्व करनी होंगी। जी, तो हसन भाई। अच्छा, इसको सारा डिस्कस हारिस भाई और सरशराज ने तो बड़ी अच्छी तरह से कर दिया। बस इसको मैं एक दफ़ा दोबारा समराइज़ कर देता हूँ सारी चीज़ों को। इसके अंदर सिंपली ये है कि जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एम्बेडिंग जनरेट की थी, और एम्बेडिंग्स क्या थी, एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन थी हमारी टेक्सचुअल डाटा की, और वो टेक्सचुअल डाटा को हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या नंबर्स में क्यों कन्वर्ट किया था वो अभी भी बताया हर्ष भाई ने। हम लास्ट कई लेक्चर्स डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो हमारे मॉडल्स हैं, या हमने जैसे सरशराज ने कोसाइन सिमिलैरिटी की बात की, डॉट प्रोडक्ट की बात की, तो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो नंबर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, ना कि टेक्सचुअल डाटा के ऊपर। वो जितनी भी प्रोसेसिंग है वो हमने टेक्सचुअल डाटा के ऊपर नहीं कर सकते, या NLP मॉडल्स जो हैं हमारे वो नहीं अंडरस्टैंड करते, या हमारी जो मशीन्स हैं वो अंडरस्टैंड नहीं करती। इसलिए हमने अपने लास्ट लेक्चर तक अपने टेक्सचुअल डाटा को एम्बेडिंग्स मॉडल से गुजार के एक न्यूमेरिक वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस के अंदर उसको कन्वर्ट कर लिया था। अब हमने उन वेक्टर्स को कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है। तो अब उस चीज़ के लिए हर दिन बताया दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें क्या होंगी, या तो आप अपना लोकल सिस्टम यूज़ करो, लोकल स्पेस यूज़ करो, या तो आप क्लाउड की तरफ जाओ। क्लाउड का मतलब क्या, फुली मैनेज्ड है, जो भी उनकी फंक्शनैलिटी है, या जो भी फॉर एग्जांपल वेक्टर्स होंगे, या उसके पीछे जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है वो आप उनकी क्लाउड पे करेंगे। जितने भी आप फॉर एग्जांपल यूज़र ने कोई फाइल अपलोड की, उसकी एम्बेडिंग जनरेट हुई, तो वो उनकी क्लाउड पे स्टोर होगी। अगर हम लोकली हम उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं तो वो सारी फाइल्स, हमारी फाइल्स क्या होंगी, वो वेक्टर्स जो हमने जनरेट किए थे, एम्बेडिंग्स जनरेट की थी, वो एम्बेडिंग्स फाइल्स जो हैं वो फिर हमारे लोकली सेव होंगी। तो या तो अगर आप, जैसे हर्ष ने बताया कि अगर आपका क्लाइंट का है इशू कि वो डाटा थर्ड पार्टी के अंदर रखना ही नहीं चाहता, फिर तो आप लोकल की तरफ जाएंगे। तो उसमें भी फिर दो हैं बातें कि या तो आप क्लाउड की कॉस्ट बेयर कर लें, या आप अपने रिसोर्सेज की कॉस्ट बेयर कर लें। अगर तो आप लोकल सेव करेंगे तो आपको जो स्पेस आप यूज़ करेंगे उसकी कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप क्लाउड की तरफ जाएंगे तो आपको उनकी सर्विस की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर अभी हम जो बाकी वेक्टर स्टोर्स की तरफ, टाइप्स की तरफ जाएं, तो दो हमने लोकली यहाँ पे लिखी हुई हैं और दो हमने क्लाउड सर्विस यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं। इसमें से फाइस और क्रोमा जो है वो हमारी लोकली मैनेज वेक्टर डेटाबेसेस हैं, और जो पाइनकॉन और क्यूरेंट है वो हमारी फुली मैनेज या क्लाउड बेस्ड जो है वेक्टर डेटाबेसेस हैं। अच्छा, अब ये इस तरह से है कि जो फाइस और क्रोमा आप लोग देख रहे हैं ये इनिशियली लोकली मैनेज्ड वेक्टर डेटाबेस की इनके ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, बट नाउ इन्होंने भी जो फुली मैनेज सर्विसेज हैं अपनी वो भी स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन ये यहाँ पर डालने का मकसद ये है कि ये आपको लोकल जो लोकली मैनेज वेक्टर डेटाबेस है उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। और फाइस जो है वो वन ऑफ द पायनियर्स में से थे जब ये सारा रैक सिस्टम्स का और सिमेंटिक सर्च का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुई, तो फाइस जो है वो फेसबुक AI सिमेंटिक सर्च, तो ये इनिशियली प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे पहले ये यूज़ की जाती थी और इसके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे कंसिडर किए जाते थे। लेकिन अब क्योंकि मैनेज सर्विसेज हैं, पाइनकॉन, क्यूरेंट, वो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ओके, और जो इसके अंदर बात यूज़ हो रही है बार बार कोसाइन सिमिलैरिटी या डॉट प्रोडक्ट, तो ये इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर है रिट्रीवल का। और जो बात सर ने की कि वेक्टर स्टोर्स रिट्रीवल बहुत अच्छा देते हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर, तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो जितनी भी बातें हुई हैं उससे ऑपरेशंस के बारे में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी। अब आपके पास ना आगे स्लाइड्स हैं जिसके अंदर डिटेल हर वेक्टर स्टोर की मौजूद है, फाइस की, क्रोमा डीबी की, और पाइनकॉन की, और क्यूरेंट की। ठीक है, अच्छा, इनकी कंबाइन करके मैं आपको जो क्या कहते हैं यूज़ केसेस, फीचर्स, वो मैं बता देता हूँ ताकि हम ज़्यादा टाइम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड पे लगा सकें। देखें, वेक्टर स्टोर सबसे आपको इसके जो यूज़ केसेस हैं वो ये हैं कि एक तो सबसे बड़ा कि आप रैक सिस्टम जो बना रहे हैं उसके अंदर आप रिट्रीवल के लिए आपको वेक्टर्स चाहिए, वेक्टर्स आपने यहाँ पे स्टोर करवाने हैं, वो वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करवाने हैं। एक तो यूज़ केस हमें कॉमनली जो पता है वो ये है। एक यूज़ केस ये है कि आपके पास आपने कोई रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है। फॉर एग्जांपल, अब आपने क्या किया कि यूज़र्स की जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल
एक मूवी एप्लीकेशन है। अब मूवी एप्लीकेशन में आपको मोस्टली मूवी का पोस्टर नज़र आ रहा होता है, लेकिन बैक एंड में उसके साथ एसोसिएटेड कुछ टेक्स्ट भी होता है जिसकी बेसिस के ऊपर एल्गोरिदम वर्क कर रहा होता है। तो अब आपने क्या किया कि हर इमेज से एसोसिएटेड जो टेक्स्ट है उसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करवाया और यूज़र की कुछ इनिशियल क्यूरीज़ की बेसिस पे, कुछ इनिशियल इनपुट्स और इंटरेस्ट की बेसिस पे, जैसे भी, क्योंकि एक ट्रेंड होता है कि जब भी आप किसी रिकमेंडेशन सिस्टम के ऊपर या ऐसी एप्लीकेशन पे साइन इन करते हैं तो आपसे इनिशियली कुछ प्रेफरेंसेस पूछता है कि आपके इंटरेस्ट एरियाज़ क्या है, क्या आप क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं और क्या चीज़ देखना नहीं पसंद करते, और उन कीवर्ड्स को और उन चीज़ों को लेते हुए वो क्या कर रहा था, बैक एंड पे सारे डाटा के साथ सिमिलैरिटी सर्च कर रहा होता है, कौन सी जो आइटम्स हैं, कौन सी मूवीज़ हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़र की इन प्रेफरेंसेस से क्लोजली रिलेटेड हैं, और वो आपको रिकमेंडेशन में फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट जो है वो प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर आप इसको बना सकते हैं। सिमेंटिक सर्च तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, रिकमेंडेशन सिस्टम की मैंने बात कर ली। अच्छा, अनोमली डिटेक्शन के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कुछ डाटा जो है वो इस तरह का रखा हुआ है। अब अनोमली डिटेक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट सिनेरियो चल रहा होता है कि आपके पास नॉर्मल सिस्टम में कोई भी क्यूरी आती तो आपका गोल ये होता है कि जो क्लोजली रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैं यूज़र को प्रोवाइड कर दूं। लेकिन अब आपके पास सिस्टम में इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन आपके पास ऐसा यूज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल एक ऐसी डिफरेंट क्यूरी कर रहा है जो कि पहले आपके सिस्टम में नहीं हो रही और वो सिस्टम से इंफॉर्मेशन भी उसकी मैच नहीं हो रही। ये एक डिफरेंट और स्पेशल केस है, अनॉमली, इसको कहते हैं अनॉमलस एक्टिविटी, अनॉमली कि अब, और आप इससे वो चीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं कि जब भी ऐसी क्यूरी हो कि सिस्टम के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन ना मिले या बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो क्यूरी हो रही है, तो आपके सिस्टम के अंदर एक अलार्म जनरेट हो जाए अनॉमलस एक्टिविटी का। वो आप किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो मकसद ये हो सकता है कि आपने एक सिस्टम बनाया बट आप चाहते हैं कि यूज़र को हमेशा उसकी क्यूरी का आंसर मिले। अब आपने क्या किया कि आपने ये एक अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर दिया अपने सिस्टम के अंदर कि जब भी यूज़र क्यूरी करे उसको रिस्पॉन्स चला जाए। इन एनी केस अगर रिस्पॉन्स नहीं जाता तो मेरे लिए एक अलर्ट जारी हो जाए कि यूज़र ने ये क्यूरी की थी जो कि अनॉमलस थी, हट के थी बिल्कुल तमाम कॉमन यूज़र से, और इसका जवाब मेरा सिस्टम नहीं दे पाया, तो मैं अपने सिस्टम को उस क्यूरी के अकॉर्डिंग या उस केस सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकता हूँ फ्यूचर के लिए। तो मल्टीपल यूज़ केसेस हो सकते हैं, मल्टीपल, ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे कि आप एक चीज़ को, एक आइडिया को किस तरह से अपने बेनिफिट के लिए मोल्ड कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, उसको नेगेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर जो पाइनकोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं पाइनकोन और क्यूडन, क्योंकि हम टाइम थोड़ा हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आर्किटेक्चर, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पाइनकोन और क्यूडन की करनी है, तो मैं आपको छोटा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। बाकी हम इम्प्लीमेंटेशन में उनकी वेबसाइट्स पे भी जाके आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। तब जो पाइनकोन है उसके अंदर क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं किसी कंपनी और किसी भी प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आपने उसके नेम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। ये आपके लिए एक कह लें कि आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, या आप एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर मल्टीपल इंडेक्स होंगे। इंडेक्स मींस कि आपका ये एक वेक्टर स्टोर है। इंडेक्स एक वेक्टर स्टोर, दूसरा इंडेक्स, दूसरा वेक्टर स्टोर, तीसरा इंडेक्स, तीसरा वेक्टर स्टोर। अब हर इंडेक्स के अंदर मल्टीपल नेम स्पेसिस होती हैं। नेम स्पेसिस क्या हैं और उसका फ़ायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका एक डाटा है, आपने एक वेक्टर स्टोर बनाना है। अगर तो फॉर एग्जांपल 5 फाइल्स आएंगी तो आपको 5 इंडेक्स बनाने पड़ेंगे, 5 वेक्टर स्टोर्स बनाने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक इंडेक्स के अंदर नेम स्पेस उसको देंगे, उसे कहेंगे कि भाई 5 बुक्स हैं और 5 नेम स्पेसिस मैंने बना ली। एक ही इंडेक्स के अंदर फिर आप 5 फाइल्स इंसर्ट करेंगे, लेकिन क्या होगा उसके अंदर पार्टीशंस हो जाएंगी। मतलब अगर 5 नेम स्पेसिस थी तो 5 पार्टीशंस हो गई हैं। हर बुक उसकी स्पेसिफिक नेम स्पेस स्पेसिफिक पार्टीशन में पड़ी हुई है। तो इसी तरह जब आप रिट्रीव करेंगे उस चंक को तो आप स्पेसिफिक इंडेक्स तो सेम होगा और उसके इंडेक्स मीन वेक्टर स्टोर, तो आप उसके अंदर स्पेसिफिक नेम स्पेस देंगे कि मेरी जो क्यूरी है वो इस नेम स्पेस से है, यानी इस पार्टीशन से है,
तो इस पार्टीशन में ही जाके तुमने इस डाटा को ढूंढना है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी एक्यूरेसीज भी बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल। और अगर हम क्यूड्रन की तरफ अगर मैं आपको बताऊं, तो क्यूड्रन के अंदर एक क्लस्टर होता है सिंपल, और उस क्लस्टर के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस हो सकती हैं। कलेक्शंस इज सेम एज आप कह सकते हैं कि नेम स्पेस, बट वो डिफरेंट है, इसको आपने साथ कंबाइन नहीं करना। उसमें इंडेक्स है मेनली, और अगर आप नेम स्पेसिस बनाना चाहते हैं तो पाइनकोन में बना सकते हैं। क्यूड्रन के अंदर आपका एक क्लस्टर होगा, उस क्लस्टर के अंदर आप मल्टीपल नेम स्पेसिस बना सकते हैं, मींस के मल्टीपल वेक्टर स्टोर्स बना सकते हैं अपने डिफरेंट नेचर्स ऑफ डाटा, या डिफरेंट बुक्स, या डिफरेंट पीडीएफ्स का, या डिफरेंट डॉक्स, जिस तरह का भी आपका डाटा है, जिस फॉर्मेट के अंदर भी वो है। इसको सिंपली अगर आप यूँ कहें कि अगर आप हमने जितनी भी बात की है वो मैनेज सर्विसेज के हवाले से थी, कि आप क्यूड्रंट या पाइनकोन पे जाएंगे तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिस प्रोजेक्ट के अंडर आप लोग काम कर रहे होंगे उसको आपने एक नेम दे देना है। जब आप उस प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे तो आपके पास फिर पहली ऑप्शन ये आएगी कि आपने एक वेक्टर स्टोर क्रिएट करना है। तो अब जैसे जैसे प्लेटफॉर्म चेंज होता जाएगा उस वेक्टर स्टोर का नाम चेंज होता जाएगा। कभी उसको इंडेक्स कह रहे होंगे, कभी उसको कलेक्शन कह रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म। क्यूड्रंट पे काम करें तो उसको कलेक्शन का नाम दे देंगे, पाइनकोन पे काम कर रहे हैं तो उसको इंडेक्स का नाम दे देंगे। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपको डिफरेंट फर्दर डिविजन्स अलाउ करता है कि आप फर्दर डिविजन्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्यूड्रंट के अंदर आपने एक जो प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस बना सकते हैं, लेकिन और मल्टीपल कलेक्शन से मुराद है मल्टीपल वेक्टर स्टोर्स बन गए। पाइनकोन के अंदर आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद इंडेक्स बनाई, और आप चाहते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर जो मैं डाटा स्टोर कर रहा हूँ उसको भी मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँ, तो आप नेम स्पेसेस बना लेते हैं। और इसके अलावा फर्दर दोनों में मेटा डाटा की जो सपोर्ट है वो मौजूद होती है कि आप पाइनकोन में भी मेटा डाटा स्टोर कर सकते हैं और क्यूड्रंट के अंदर भी मेटा डाटा स्टोर कर सकते हैं। अभी जो ये किस तरह से आप लोगों ने पाइनकोन बनाना है, लॉगिन करना है, क्यूड्रंट किस तरह से बनाना है, ये सारा आपको हम लोग अभी करके दिखाएंगे ताकि एक दफ़ा आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए। तो ओवरऑल इनके जो फीचर्स थे, यूज़ केसेस थे, और इनकी जो मेन चीज़ें थी वो हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। आई थिंक कि अब हम जो है वो कोड के ऊपर मूव करते हैं। बाकी सारी डिटेल टेक्सचुअल फॉर्म में डिटेल में स्लाइड्स के अंदर डाली हुई है ताकि आप लोग इसको फर्दर रीड कर सकें। सो विदाउट फर्दर अडू हम लोग जो है वो शिफ्ट करते हैं अपनी। अब जो इंजेक्शन पाइपलाइन पे हम लोग काम कर रहे थे, तो इंजेक्शन पाइपलाइन के अंदर अब हमारा जो लास्ट जो सेक्शन है वो ये रह गया है कि हमने एक इंडेक्स क्रिएट करना है, जिसको इंडेक्स, वेक्टर स्टोर कह लें, कलेक्शन कह लें, ये सारे वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, हसान भाई थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, तो जैसे कि अभी हमने ये पाइपलाइन अपनी, ये एक्चुअल हमारी रैग की डायग्राम है जो हमने इस रैग के जो सेशंस हैं हमारे उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट करना है। पहले के अंदर हमने डॉक्यूमेंट्स को देख लिया, फिर उनकी चंकिंग कर ली, लास्ट सेशन में हमने एम्बेडिंग जनरेट कर ली, अब हमने इंडेक्स में उनको सेव करवाना है। लेकिन क्योंकि रोज़ाना हम कोई नए यूज़र भी आ जाते हैं तो इसलिए हम पिछले को भी थोड़ा बताते हैं। तो आज हमने क्या किया, जैसे हमने लास्ट में क्या किया था, लोड किया, स्प्लिट किया और उसकी एम्बेडिंग जनरेट कर ली। तो आज हम क्या करेंगे, पीडीएफ को लोड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, एम्बेडिंग जनरेट करेंगे, एंड देन हम उसको पुश करेंगे अपने वेक्टर स्टोर्स के अंदर। तो अगेन स्टार्ट में तो हमारी डिफरेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं, और अगेन ये जितना भी कोड है हम यूज़ कर रहे हैं ये आपको सारा का सारा LangChain की वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगा। और ये वाला कोड भी आपको मिल जाएगा जो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने जितनी लाइब्रेरीज़ हमने इंपोर्ट की हैं यहाँ पे, जिस तरह क्यूड्रंट क्लाइंट है, LangChain है, LangChain के डॉक्यूमेंट लोडर्स हैं, स्प्लिटर्स हैं, आगे OpenAI है, हगिंग फेस है, ये तमाम जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो तमाम ही हमने ऊपर जो है वो पिप इंस्टॉल की कमांड के थ्रू जो है ना वो सारी इंस्टॉल की हैं ताकि हम ये वाली जो सर्विसेज हैं वो यूज़ कर सकें। जी हसान भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब जितनी भी हमें ज़रूरत थी डिफरेंट लाइब्रेरीज़ की वो हमने इंपोर्ट कर ली। और बेसिक सा रूल है
आपने डाटा लोड करना है, आपको लोडर्स चाहिए। आपने डाटा स्प्लिट करना है, आपको स्प्लिटर्स चाहिए। आपने स्प्लिटिंग के बाद एम्बेडिंग्स क्रिएट करनी है, आपको एम्बेडिंग मॉडल्स चाहिए। आपने उसके बाद उसको वेक्टर स्टोर के ऊपर जो है वो अपसर्ट करना है, आपको वेक्टर स्टोर के लिए जो लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड हैं, जो पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं, वो आप लोगों ने इंपोर्ट करने हैं। आपने फाइल्स का पाथ जो है वो करना है, आपको जो है वो ओएस का जो लाइब्रेरी है और पैकेजेस हैं वो चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो सारी चीज़ों को ईज़िली खुद मैनेज जो है वो कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो इसमें अब जितनी भी ये कोड है, ये क्लासेस होती हैं, ये अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब दूसरा, अब हमने एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए हमने एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करना है। वो एम्बेडिंग मॉडल जो हमने लास्ट टाइम कई लेक्चर्स में आपको बताया कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट डायमेंशंस। जो अभी हम यूज़ करेंगे एम्बेडिंग मॉडल्स वो 384 डायमेंशंस का है, और जो मैक्सिमम इनपुट टोकन्स हैं इस मॉडल की लिमिट जो है वो 512 है। अब ये लास्ट टाइम भी हमने यही मॉडल यूज़ किया था, तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और आपके पास या हम लोग हगिंग फेस का मॉडल यूज़ कर रहे हैं, आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ओपन एआई का कोई मॉडल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हगिंग फेस से कोई और मॉडल जो आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आप अरबिक पे काम करें तो कैसा मॉडल जो मल्टीलिंगुअल है या अरबिक को ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करता है, आप उस पर काम कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। क्योंकि एट दी एंड अगर जो आपका डाटा है उसी से रेलिवेंट आपका एम्बेडिंग मॉडल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये स्पेसिफिक मॉडल है और ये यही यूज़ होगा। लेकिन इंग्लिश के अंदर जब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का आप डील कर रहे होते हैं तो आपको मैंने दिखाया था कि हगिंग फेस के ऊपर एम टैप के नाम से पूरा लीडर बोर्ड है और उसके ऊपर हर हगिंग जो एम्बेडिंग मॉडल है उससे रिलेटेड उसकी सारी परफॉर्मेंस, उसकी इवैल्यूएशंस, उसके रिजल्ट्स और उसकी डायमेंशंस, उसके हर पैरामीटर जो है वो डिटेल में वहाँ पे मौजूद होता है। तो उस बेसिस पे आप लोगों ने जो है वो अपने केस में एम्बेडिंग मॉडल जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं। तो अभी हम पहला जो हमारा था कि हम जो भी हमारा डाटा है उसको हम लोड करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक अगेन सेम पीडीएफ जो हम पिछले सेशन से यूज़ करते आ रहे हैं, हमने वो लोड की। हमने उसके अब इस पेजेस के अंदर सारा डाटा आ गया हुआ है एज अ लिस्ट फॉर्म में, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो अब आपका काम है कि दोबारा उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो आपने उस चीज़ को देखना है कि ये कैसे वर्क कर रही है चीज़। अब मैंने इसका 15 पेज नंबर देखा, तो मुझे उसका सारा जो लिस्ट के जो 15 इंडेक्स पे पड़ा हुआ था वो मुझे यहाँ पे शो होने लग गया कि वो क्या क्या था उसकी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा आगे मूव करने से पहले एक चीज़ आप देख लें कि ये मेटा डाटा साथ मौजूद है और मेटा डाटा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि उसका सोर्स क्या है, सोर्स के अंदर उसका जो डॉक्यूमेंट का लिंक है वो मौजूद है, उसका 7 पेज नंबर है। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपके पास मेटा डाटा में मौजूद हैं इस टाइम, और बाकी आगे पेज का कंटेंट मौजूद है। तो ये चीज़ जब हम वेक्टर स्टोर क्रिएट करेंगे उसके अंदर भी हम लोगों ने नोटिस करनी है कि क्या ये एग्जैक्टली वैसे जा रही है या नहीं जा रही। अच्छा, अब हम उस जो हमने पीडीएफ लोड की थी हमने उसके पेजेस देखे, तो वो 41 हमारे पास पेजेस थे जो कि उसने लेंथ बता दी हमें। अब स्प्लिटर है, मैंने यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी यहाँ पे चेंज ये आया है कि अब आपने जो जो वहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो डाटा लोड किया, अब वहाँ पे वो आपके पास किस फॉर्म में आया है, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा दूँ कि आपके पास लिस्ट है और लिस्ट के अंदर मल्टीपल इंडेक्सेस के ऊपर आपके पास चंक्स पड़े हुए हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंट की क्लास है, उसमें मेटा डाटा है और आपके पास वहाँ पे पेज कंटेंट है। या तो आप इसको स्प्लिट करके एज इट इज़ ही आप उसको अपने क्यूडान पाइथन किसी वेक्टर स्टोर में पुश कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम हमारा ये होता है कि हमने मेटा डाटा को अपडेट करना होता है, पेज कंटेंट को थोड़ा बहुत अपडेट करके हमने वेक्टर स्टोर में पुश करना होता है। तो उस चीज़ को कि अगर आप अपने जो आप वेक्टर्स या फॉर एग्जांपल जो भी डाटा आप पुश करोगे एम्बेडिंग जिसकी जनरेट करके वेक्टर स्टोर में, अगर तो आप उसको दोबारा स्ट्रक्चर करना चाह रहे हो, कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हो, कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे हो अंदर से, तो आप वो किस तरह करेंगे वो अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए एक आप डॉक्यूमेंट की क्लास जो सर शिराज ने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम इंपोर्ट करते हैं, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पेजेस क्या हैं, पेजेस वो 41 पेजेस जो मैं भी लोड किए थे। अब यहाँ पे मैं उसको स्प्लिट करूँगा, जो भी मेरे पास पेज लोड होगा, मैं उसके ऊपर आइट्रेट कर रहा हूँ, मेरे पास जो भी पेज आएगा उसको मैं स्प्लिटर के ऑब्जेक्ट से स्प्लिट करूँगा उसके पेज कंटेंट को। अब यहाँ पे मेरे पास अगेन एक लिस्ट आ जाएगी जिसका चंक साइज और चंक ओवरलैप वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे एक लिस्ट होगी जो लिस्ट ऑफ चंक्स होगी, फिर मैं दोबारा आइट्रेट करूँगा उस चंक्स के ऊपर। अब जैसे आपने ऊपर देखा कि हमारे सोर्स के अंदर क्या चीज़ आ रही है,
कंटेंट और इस तरह की एक .pdf उस फाइल का पाथ आ रहा है जो हमने ऊपर दिया था। लेकिन अब मैंने यहाँ पे सोर्स अपडेट कर दिया है उस चंक का। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ AI पॉलिसी ही जाए, ठीक है, इसके अलावा कुछ ना जाए। मतलब इन शॉर्ट आपके जो डॉक्यूमेंट का वटएवर जो भी बाय डिफ़ॉल्ट PDF लोडर ने जो भी सोर्स पकड़ा था वो उस फाइल का पाथ था, बट हम नहीं चाहते कि उस सोर्स फाइल का पाथ आए। आप ये चाहते हैं कि जी मैंने उसको कहीं गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है, वो वाला पाथ यहाँ पे होना चाहिए, आप वो ऐड कर सकते हैं। आप कहते हैं मैंने S3 बकेट के ऊपर ये सारा डाटा रखा हुआ है, वो पाथ आना चाहिए, वो आ जाएगा। आप ये चाहते हैं कि सिर्फ फाइल का नाम जो मैं डिफ़ाइन करूँगा वो आना चाहिए, वो यहाँ पे आ सकता है। तो ये बेसिकली जो पार्ट है वो ये है कि आप मेटा डाटा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट कर सकते हैं, और ये आगे चल के आपके सिस्टम्स के लिए बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करती है। अब आपने कोई भी चीज़ मेटा डाटा में ऐड करनी है, ये डिक्शनरी की फॉर्म है, इसमें आप मल्टीपल की वैल्यूज़ पेयर ऐड करते जाएं और वो एज इट इज़ मेटा डाटा वहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। बस उसकी कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी एज़ पर योर कंटेंट। अब यहाँ पे हमने सेम क्लास कॉल की कंटेंट डॉक्यूमेंट की, वहाँ पे पेज जो हमारा यहाँ पे हमने स्प्लिट किया था, जो कि चंक आप कह सकते हैं, वो आ गया। उसके बाद मैंने मेटा डाटा की जो मेरी फील्ड थी वो मैंने यहाँ पे पास कर दी, जो मैंने ऊपर क्रिएट कर ली थी। और उसके बाद जब मैंने इस और एट द एंड मैंने उसको अपनी एक लिस्ट के अंदर अपेंड करवा लिया, जो कि मैंने वेक्टर स्टोर के अंदर रखवाते हुए भेजनी है। मैंने आपको बताया था कि जब आप लोड करते हैं वो एज इट इज़ लिस्ट भी भेज सकते हैं। अगर आप उस डाटा को स्ट्रक्चर करना चाहते हैं अपने नीड के मुताबिक, तो आप इस तरह उसको स्ट्रक्चर करके भी पुश कर सकते हैं। बस हमने क्या किया है, हमने जो डाटा लोड हुआ था उसके जो मेटा डाटा था सिर्फ उसको एडिट किया है। उसके बाद एडिट के बाद आप देख लें कि जो मेटा डाटा उसके अंदर जो सोर्स है, अब वो सोर्स चेंज हो चुका है, पेज नंबर्स जो हैं वो उसी तरह से उसमें मौजूद हैं। यहाँ पे ये तो सिर्फ दो चीज़ें थी, आप एडिशनल चीज़ें भी मेटा डाटा के अंदर ऐड कर सकते हैं जो आपको पता है या आपके फ्यूचर में काम आ सकती हैं। तो ये सेक्शन का काम सिर्फ आपको ये दिखाना है कि मेटा डाटा जो है वो एडिट हो सकता है बिफोर आप जो है वो अपसर्शन जो है वो स्टार्ट करें उससे पहले। अब यहाँ पे मैंने उसको, क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्लिट अगेन किया है अपने स्प्लिटर्स का ऑब्जेक्ट बना के रिकर्सिव के थ्रू, अब जो 41 पेजेस थे, अब उसको जब हमने स्प्लिट किया तो वो 103 हमारे पास आप कह रहे हो चंक्स बन चुके हैं, जो कि हमने 1500 करैक्टर लिमिट से पीछे स्प्लिट किए थे। अब हमने इसको क्यूडेंट के ऊपर, पहले क्यूडेंट पे पुश करके देख लेते हैं, फिर हम इसको पाइनकॉन पे पुश करके देख लेंगे। तो क्यूडेंट पे पहले हम इनको वेबसाइट से दिखा लें। पहले आप इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करें, जब एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो फिर देखें यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ अभी एक चीज़ नोटिस करनी है जिसको हम होल्ड कर रहे हैं, ताकि क्योंकि हमें स्क्रीन स्विच करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। वो ये कि हमने मैनेज सर्विस यूज़ की है क्यूड्रंट की। अब मैनेज सर्विस यूज़ करने के लिए हम जब क्यूड्रंट पर लॉगिन करते हैं तो हमें एक URL देता है कि इस जगह पे जाके आपका डाटा स्टोर हो रहा होगा, और साथ एक की देता है जो आपको वेरीफाई करती है उनके प्लेटफॉर्म पे कि आप एक वैलिड यूज़र हैं जिसने हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है। और साथ आप कलेक्शन नेम डिफ़ाइन करते हैं कि कलेक्शन का नेम जो वहाँ पे क्रिएट होगी, जो वेक्टर स्टोर क्रिएट होगा जहाँ पे मेरे वेक्टर्स जाएंगे, उसका क्या नाम होगा। ठीक है, तो ये हम आपको दिखाएंगे फर्दर के इस काम के बाद कि आप लोगों ने किस तरह से लॉगिन करना और किस तरह से आपको ये उनकी UI के ऊपर चीज़ें जो है वो शो हो रही होंगी। तो अभी के लिए जस्ट आपने इसके साथ चलना है कि ये चीज़ आपके पास है, और इससे आगे फर्दर ये कलेक्शन नेम क्या है ये भी आप कमेंट में बता दें। और दूसरा ये मैंने अभी बताया था आपको कि हम इसको एज अ वेक्टर स्टोर भी ले सकते हैं कि ये एक वेक्टर स्टोर है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आया है कि कलेक्शन नेम जो है वो हमारे प्रोजेक्ट नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कलेक्शन नेम हमारे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कलेक्शन नेम हमारे जो वेक्टर स्टोर क्रिएट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस नेम के कलेक्शन में जाऊँगा, वहाँ पर वो तमाम वेक्टर्स मौजूद होंगे जो मैंने इस टेक्स्ट डाटा से बनाए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको सेल को रन कर लिया है। अब ये जो कोड है, अब आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमने एम्बेडिंग जनरेट की थी तो वो हमने किसी और तरह जनरेट की थी, लेकिन जब आपने क्यूडेंट के आपने वेक्टर स्टोर के ऊपर डाटा पुश करना है तो आपने पहले एम्बेडिंग नहीं जनरेट करनी और उसको फिर नहीं उस पर रखवाना, वो क्यूडेंट ऑटोमेटिकली ही मैनेज कर लेगा। आपको सिर्फ बताना है कि भाई ये डाटा है, ये एम्बेडिंग मॉडल है उसका, मेरे ये URL है, ये मेरे क्यूडेंट का जो है वो की है,
वो ऑटोमेटिकली ही आपके डाटा की एम्बेडिंग जनरेट करके उस कलेक्शन नेम पर जो आपने उसको दिया है, जैसे अभी हमने यहाँ पे AI पॉलिसी न्यू दिया था, तो वो उस पर ऑटोमेटिकली जाके स्टोर करवा देगा। तो जो पॉइंट है वो ये है कि आप एट द सेम टाइम जो टेक्स्ट आपने लोड किया है, स्प्लिट किया है, उसके वेक्टर्स क्रिएट कर रहे होते हैं और वो वेक्टर्स एट द सेम टाइम वेक्टर डीबी में अपसर्ट भी हो रहे होते हैं। अब उन वेक्टर्स को लोकली कहीं पे सेव नहीं कर रहे, आप उनको डायरेक्टली क्रिएट करते जा रहे हैं और अपसर्ट करते जा रहे हैं ऑन द मैनेज सर्विस, क्यूड्रंट कर रहे हैं या पाइनकॉन कर रहे हैं। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैं डॉक लिस्ट जो है मेरी, वो जो मैंने चंक स्प्लिट करके एक चंक की लिस्ट बन गई थी, ये वो पास की। एम्बेडिंग मॉडल जो अभी हम हगिंग फेस का यूज़ कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम हमने देखा हम ओपन का भी यूज़ कर सकते हैं, या मल्टीपल और भी एम्बेडिंग मॉडल हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने पास किया। क्यूड्रंट का URL पास किया, क्यूड्रंट की की पास की, और कलेक्शन नेम मींस वेक्टर स्टोर पास किया जिसके अंदर ये वाले हमारा डाटा स्टोर होगा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और ये चीज़ अभी हम आपको पाइनकॉन का भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, फिर हम दोनों की वेबसाइट पे आपको जाकर दिखा देंगे, वहाँ डाटा भी आया होगा और वहाँ पे हम आपको दिखा देंगे कि कैसे आपने उस चीज़ को क्रिएट वगैरह करना है। ओके, अब ये जो सेल है ये एग्जीक्यूशन में टाइम ले रहा है। ये एग्जीक्यूशन में टाइम इस वजह से लेगा कि इसने जितना टेक्स्ट है उसके पहले एम्बेडिंग्स क्रिएट करनी है और उन एम्बेडिंग्स को देन अपसर्ट करना है ऑन वेक्टर डीबी। तो ये हमारे पास क्योंकि कितने चंक्स बने थे 103। तो हसान भाई सवाल ये है कि क्या 103 चंक्स बने तो 103 वेक्टर्स बनने चाहिए? जी। तो अब हमारी जो वेक्टर डीबी क्रिएट होगी उस पर 103 वेक्टर्स जो हैं वो अपसर्ट हो रहे होंगे। अच्छा, देयर आर पॉसिबिलिटीज़, चांसेस हैं कि अगर आपने आपके पास नंबर ऑफ चंक्स आए 103 और आपने जब अपसर्ट किया अपने वेक्टर स्टोर के ऊपर तो वहाँ पे 103 वेक्टर्स ना हो, वहाँ पे ज़्यादा वेक्टर्स हों। वो केस ये है कि आपने पहले एक दफ़ा वो कोड एग्जीक्यूट किया और थोड़ी देर बाद दोबारा वो कोड एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो जितने वेक्टर्स थे वो दोबारा अपसर्ट हो जाएंगे उस वेक्टर्स उसके अंदर कलेक्शन में। तो नंबर ऑफ़ वेक्टर्स की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी उसके अंदर। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप रिडंडेंटली उसको रिपीटेडली कोड को ना चला दें, क्योंकि फिर नंबर ऑफ़ वेक्टर्स ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ़ वेक्टर्स ज़्यादा होने से नुकसान क्या होगा? सर्च तो आपकी समहाउ ठीक हो जाएगी, लेकिन जो नंबर ऑफ़ वेक्टर्स जिसमें से उसने सर्च करके लाना है वो ज़्यादा हो गए, आपका टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। और बिला वजह आपको कॉस्ट, क्योंकि अभी तो हम ये जो यूज़ कर रहे हैं ये फ्री, आपको 1 GB तक कुछ रिसोर्सेज आपको फ्री मिल जाते हैं, लेकिन आगे चल के आपको इसकी कॉस्ट बेयर करनी होती है ऑन इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। तो वहाँ पर आपको 1 GB भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है और उसकी कॉस्ट आपको एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है जब आप 1 GB 1 + 1 GB + 1 GB इस तरह से एडिशन करते जा रहे होते हैं वेक्टर्स का। अब उसने वहाँ पे वेक्टर सारी क्रिएट कर दी है। अब हम इसको जाके अपनी वेबसाइट पे देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बस क्यूरी करके दिखा दूंगा कि वो कैसे उसके अंदर रिट्रीव हो गए। अब फॉर एग्जांपल, अब क्योंकि ये सिमिलैरिटी सर्च है तो सिमेंटिकली जो चीज़ें रेलिवेंट होती हैं वो उनको ऑटोमेटिकली ले आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को वो कैसे लेके आता है, पीछे क्या हो रहा होता है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का काम है, रिट्रीवल्स का। तो अभी के लिए सिर्फ एक दफ़ा मैंने चला के दिखा रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर प्रॉपर इसके ऊपर हमने डिज़ाइन किया हुआ है। अब जैसे ये हमारा था AI पॉलिसी के ऊपर जो PDF था, तो यहाँ हम पूछ लेते हैं व्हाट इज़ AI पॉलिसी फॉर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैंने उसको क्यूरी दी और के मीन्स कि कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं मुझे वो रिटर्न्स में चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैंने 5 मेंशन किया, तो इस मीन मुझे 5 जो चंक्स हैं जो हमने इंसर्ट किए थे वेक्टर डाटाबेस में वो मुझे यहाँ पे रिट्रीव होंगे। अब यहाँ पे एक एस्पेक्ट जो आप लोगों ने ध्यान रखना है, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो ये कि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ चंक्स रखे हैं 5, लेकिन 5 नंबर ऑफ़ चंक्स रखने का फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा देख लेते हैं वो क्या है। फ़ायदा ये हो सकता है कि आपके पास हर दफ़ा कोई ना कोई आंसर हमेशा यूज़र के लिए मिल रहा होगा, चाहे वो समहाउ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो या थोड़ा रेलिवेंट हो, लेकिन वो आंसर लेके आ रहा होगा क्योंकि आपके पास 5 वेक्टर्स वो लेके आने हैं उसने। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ 1 कर देता हूँ तो ये होगा कि वो बिल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। वो स्ट्रिक्ट इस तरह से हो जाएगा कि वो चंक जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी और बाकी जो चंक्स के अंदर उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो ट्रंकेट हो गई, वो अब आपके पास सिस्टम में मौजूद नहीं है।
अच्छा, एक और ड्रॉबैक ये है कि आप अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ चंक्स रख देते हैं तो ज़ाहिर है ये इन्फॉर्मेशन आगे आपने LLM को भी पास करनी होगी और आपके नंबर ऑफ़ टोकन ज़्यादा कंज्यूम होंगे। चाहे इन्फॉर्मेशन उसमें से आपको बहुत थोड़ी सी चाहिए, लेकिन आपने बिला वजह नंबर ऑफ़ चंक्स ज़्यादा रख दी है। अब आपको हर दफ़ा 5 चंक्स रिट्रीव हो रहे हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन आप 1 चंक की यूज़ कर रहे हैं। टोकन कॉस्ट आपको हमेशा LLM के अंदर जो है वो 5 चंक्स की पड़ रही है। आपका जो क्लाइंट है वो जो क्लाइंट को पैसे पड़ते जा रहे हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन वाले जो टेक्निक्स हैं वो इस तरह से आपने हर एप्लीकेशन के अंदर अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखने होते हैं। अब रिजल्ट्स के जो उसने 5 चंक्स आए हमारे पास, उसमें से मैंने तीसरा प्रिंट करा के देखा तो मेरे पास वो सारा डाटा जो वो लेके आया था मेरी क्यूरी से रिलेटेड वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। तो उसका मैंने यहाँ पे पेज कंटेंट भी प्रिंट करवा के देख लिया। तो अभी जो हमने क्या किया, एक एम्बेडिंग जनरेट की और उसको क्यूडन के ऊपर हमने सक्सेसफुली स्टोर करवा लिया है। अब हम चलते हैं अपने पाइनकोन वेक्टर स्टोर की तरफ। और पाइनकोन के अंदर मैंने क्या बताया था कि आपको इंडेक्सेस होते हैं मेजरली। अगर आप उसके अंदर नेम स्पेसिस ऐड करना चाहते हैं अपनी नीड के मुताबिक वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम डाटा पुश करेंगे वो हम सिर्फ इंडेक्स के अंदर पुश करेंगे। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि मीनवाइल हमारी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इंस्टॉल हो जाएं। हमने इस अभी के लिए फॉर नाउ आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ ये जो कीज़ हैं ये एक्सपोज रखी हुई हैं, कोड के अंदर रखी हुई हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है वाइल डूइंग कोडिंग। हम इनको सेव करके एक सीक्रेट फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं ताकि आपकी, क्योंकि ये दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जो कभी भी लीक आउट नहीं होनी चाहिए, आपका सिस्टम एट स्टेक आ जाता है। तो ये सिर्फ आप लोगों के लर्निंग पर्पस के लिए है। और हर दफ़ा जब भी आप लोगों ने इस कोड को एग्जीक्यूट करना जब आपको मिलेगा तो आपने अपनी नई कीज़ जनरेट करनी है और वो इसमें ऐड करनी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हमारी ये कोशिश भी होगी कि आपको लोकल एक सिस्टम के ऊपर इन्वायरमेंट सेटअप करके आप लोगों को कोड एग्जीक्यूट करना सिखाएं, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आपने सीक्रेट कीज़ अपनी किस तरह से मैनेज करनी है वो भी आपको साथ हम लोग सिखाएं कि वो किस तरह से आप लोग अपने सिस्टम का उनको पार्ट बनाते हैं विदाउट एक्सपोजिंग दैम। अब यहाँ पे हमारे पास पाइनकोन के लिए क्रेडेंशियल्स में सिर्फ API की है और वो इंडेक्स का नेम है। जैसे क्यूडन के अंदर हमारे पास URL था एंड API की थी, क्यूडन की थी, और जो हमारे पास कलेक्शन नेम थे। अब इसके अंदर भी सिंपल्स हैं, आप कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे और जैसे वहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड था जो अपसेट कर रहा था या इंसर्ट कर रहा था आपके क्यूडन वेक्टर स्टोर के अंदर, इसी तरह ये लाइंस ऑफ कोड है सिंपल जो कि आपके पाइनकोन वेक्टर स्टोर के अंदर इंसर्ट कर देगा। उसके अंदर अगेन उसने क्या लिया, आपसे डॉक्यूमेंट लिस्ट ली, एम्बेडिंग मॉडल लिया और वो इंडेक्स नेम लिया जो उसने वहाँ पे स्टोर करवाना है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको अभी जैसे हमने पहले देखा था कि हमने जहाँ कलेक्शन नेम क्यूडन में पुश किए थे वहाँ 103 वेक्टर्स थे, सॉरी चंक्स थे, तो उनके 103 वेक्टर्स बने होंगे। यहाँ पे ज़्यादा बने होंगे क्योंकि हमने इसी इंडेक्स पे हमने पहले भी इंजर्शन की हुई है। तो जैसे हारिस भाई ने बताया अगर आप सेम इंडेक्स के साथ कोड चलाएंगे तो वहाँ पे तो इंजर्शन हो जानी है। या तो आप अपना वेक्टर स्टोर नेम कलेक्शन नेम चेंज करें, इंडेक्स नेम चेंज करें, या तो अगर आपको यूज़ केस ऐसा है कि आपने हर फाइल को डिफरेंट कलेक्शन में डिफरेंट इंडेक्स में पुश करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आपका एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आपकी सेंट्रलाइज डेटाबेस बन रही है जहाँ आपने हर फाइल्स को वहीं पे पुश करना है, तो तब आप एक ही इंडेक्स नेम रख सकते हैं। जैसे अभी हमने पाइनकोन का एक ही रखा था तो वहाँ पे इस वक्त वेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो सेम वहाँ जैसे अभी हमने उससे क्यूडन से क्यूरी की थी, पाइनकोन से भी क्यूरी करके देख लेते हैं, देन हम उसको स्क्रीन पे उनकी वेबसाइट पे जाके एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि वो चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा, मीनवाइल ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप LangChain साथ वेक्टर स्टोर लिखें तो जो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा उसके अंदर जब आप जाएंगे ना तो यू विल बी अमेज्ड कि कितनी ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वेक्टर स्टोर्स की। सिर्फ वेक्टर स्टोर्स की आपके पास कितनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये हमने सिर्फ आपको 4 के नाम बताए और 2 सिर्फ हम इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एप्लीकेशंस के अंदर, इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन के अंदर भी, और इतनी मतलब इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं। लेकिन आप बाकी भी तमाम जो ऑप्शंस हैं वो उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं उनके अंदर फर्दर, क्योंकि
इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन रेगुलरली वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपडेट हो रही है कि आप उनका ट्रैक ही नहीं रख सकते कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। तो आपको अगर एक्सपर्ट बनना है किसी सिस्टम के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, तो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर एम्बेडिंग मॉडल्स को देखना पड़ेगा, आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर स्प्लिटर्स हैं उनको देखना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे लोडर्स को देखते रहना पड़ेगा कि कौन सा लोडर आ रहा है, किसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, कौन से वेक्टर स्टोर्स हैं जिनके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है, कौन से स्प्लिटर्स नए आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको डेली बेसिस के ऊपर या हर वीक के अंदर अपने आप को अपडेट करना पड़ता है विद द नॉलेज के अब मार्केट के अंदर करंटली क्या चल रहा है, अब मार्केट के अंदर करंटली क्या चल रहा है। क्योंकि जो क्लाइंट आता है ना, वो इस तरह की टेक्निकल मीटिंग से पहले ना एक दफ़ा सर्च करके आता है रैंडम सी, वो देखता है कि क्या चीज़ चल रही है और उसको टॉप सर्च रिजल्ट्स में जो जो नाम शो हो गए ना, अब उसको ये पता है कि क्यूड्रंट एक वेक्टर स्टोर है जो कि यूज़ किया जा सकता है। और आप मीटिंग में गए, आपने क्यूड्रंट का नाम ही नहीं लिया, आपने उसको दुनिया जान के वेक्टर स्टोर बता दी, क्यूड्रंट नहीं बताया। अब उसको ये होगा कि इसको तो क्यूड्रंट का पता ही नहीं है, मैं तो सर्च करके आया हूँ क्यूड्रंट का मुझे पता और ये टेक्निकल बंदा है, इसको क्यूड्रंट का नहीं पता। आप उसको कन्विंस ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसके माइंड में पहले ही एक इमेज बनी गई कि क्यूड्रंट एक वेक्टर स्टोर है जो मैंने यूज़ करना है। और अगर आप जाते साथ ये नाम लेते कि क्यूड्रंट एक वेक्टर स्टोर है, ये हम आपकी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, इसके ये फ़ायदे हैं, आपको इस तरह से इसका बेनिफिट हो सकता है, एप्लीकेशन की एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, आपके लिए कोई मसला ही नहीं है फिर। ठीक है, तो आपने जितना अपडेटेड रखेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कन्विंसिंग पावर होगी और उतनी ही ज़्यादा कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा काम कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। तो अगेन ये क्यूरी है जो कि हमने क्यूड्रंट वेक्टर डेटाबेस से की थी, सेम हम इससे पाइनकॉन वेक्टर स्टोर से भी कर लेते हैं। इसको हमने डिस्प्ले करवाया तो अगेन हमारे पास जो है अब वो चंक्स आ गए हैं जो कि हमें रिट्रीव हुए हैं पाइनकॉन वेक्टर स्टोर से, जिनको हमने वैल्यूज़ 5 बताई थी और हमारे पास वो 5 रिटर्न हो गए। तो उसमें से एक जो 3rd नंबर पे है उसका हमने पेज कंटेंट में प्रिंट करवा लिया है। तो जो आज के लेक्चर की इम्प्लीमेंटेशन थी वो पाइनकॉन और क्यूड्रंट की ही थी जो हमने सक्सेसफुली देख ली है। अभी हारिस भाई आपको उनकी वेबसाइट्स पे जाके भी एक दफ़ा गो थ्रू करवा देते हैं कि आप उसको उधर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर लो पहले। क्वेश्चन ये आया है कि जो हमने अभी डाटा यहाँ पे रिटर्न करवाया था उसके अंदर हमने देखा कि वहाँ पे जो स्पेसेस हैं उनको भी वहाँ पे एम्बेडिंग उसकी भी जनरेट हो रही हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि स्पेस जो है वो भी एक करैक्टर है, ठीक है। तो जब 1500 करैक्टर्स हमने उसको कहे हैं स्प्लिटर्स के वक्त, तो वो 1500 अगर उसके अंदर स्पेस भी आ रही है तो वो उसको भी काउंट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा आप पुश करें वेक्टर स्टोर में तो आप उसमें कोई भी स्पेस ना हो, तो ऐसा क्योंकि आप चाहेंगे नहीं ना, क्योंकि आप स्पेस ही ख़त्म कर देंगे तो आपके सारा वो एक पैराग्राफ ही बन जाएगा जिसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। और जहाँ तक बात है स्लैश एंस जो आ रहे हैं वो न्यू लाइन करेक्टर्स हैं बेसिकली आपके टेक्स्ट के अंदर। जहाँ पर टेक्स्ट न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा था तो उसने उसको मेंटेन किया हुआ है कि यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर्स हैं, इतनी लाइंस की स्पेसेस थी और उसके बाद आपका फर्दर टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसने उसको भी चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। तो उस चीज़ को वैसे हम ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने स्पेसिस ख़त्म की तो वो सारा डाटा मर्ज हो जाएगा, तो वो एक पैराग्राफ ही बन जाएगा जो कि मीनिंगफुल नहीं रहेगा। ये मैं गूगल पे एक सर्च कर रहा हूँ सिंपल क्यूड्रंट, ठीक है, मैं क्यूड्रंट लिखा, मेरे पास फर्स्ट लिंक आ गया है क्यूड्रंट का। अगर मैं उसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास वो जो स्क्रीन है मुझे ऑप्शन शो हो रही है कि मैं इसके ऊपर लॉगिन कर सकता हूँ। तो मैं लॉगिन करता हूँ, ओके, तो मुझे ऑप्शन मिल रही है साइन इन विद गूगल, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स आ रहे होंगे और पहले स्टेप पे वो आपको कहेगा क्रिएट योर क्लस्टर। तो आपने जस्ट क्लिक करना है क्रिएट योर क्लस्टर के ऊपर, आपका क्लस्टर जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो आपको कहेगा जनरेट API की। मेरा जो पॉइंटर जो मेरा कर्सर है मैं पॉइंट कर रहा हूँ सेकंड स्टेप पे, तो आपको की के बारे में कहेगा और आपने जस्ट बटन क्लिक करना, आपको स्क्रीन पे विजिबल की आ जाएगी कि ये की हमारी जनरेट हो रही है। ये आप कहीं पे और वो की आपने कॉपी करके फ़ौरन सेव करने लिए इन अ सेफ प्लेस और आपका जो क्लस्टर है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो यहाँ पर आप देखें कि आपको OpenAI की OpenAI की कह रहा हूँ, क्यूड्रंट की है वो आपको ऑलरेडी सिस्टम प्रोवाइड कर चुका। यहाँ पे आपका क्लस्टर का URL मौजूद है जो हमने अपने कोड में ऐड किया था। आपको बताया था क्यूड्रंट के लिए आपको क्लस्टर का URL जहाँ पे आपके वेक्टर स्टोर होंगे,
की, ताकि आप वैलिड यूज़र के तौर पे अपने आप को प्रूव कर सकें, और इंडेक्स कलेक्शन का नेम, 3 चीज़ें चाहिए होती। तो 2 हमें मिल गई हैं, कलेक्शन का नेम हमने खुद डिफाइन करना होता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्लस्टर्स का टैब है। क्लस्टर्स पे आता हूँ तो मेरा एक क्लस्टर बना हुआ है डेमो क्लस्टर के नाम से, ठीक है। ये इसको आप कह सकते हैं कि एक ये प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है, डेमो क्लस्टर। ये एक प्रोजेक्ट नेम के तौर पे एक्ट कर रहा है। उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ऑप्शन है डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में ओपन करूँगा तो मेरे पास फर्दर एक न्यू स्क्रीन खुलेगी जिस पे वो मुझसे रिक्वायर्ड करेगा कि आप मुझे अथेंटिकेट करेंगे आप एक वैलिड यूज़र हैं बाय प्रोवाइडिंग API। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने सिस्टम में से हम अपनी जो की है वो कॉपी करते हैं। ये हमारे पास की मौजूद है, ये मैंने कॉपी की, ठीक है, और ये मैं क्लस्टर में आया, यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन करते हैं। उसने मुझसे की मांगी, मैंने की पेस्ट की। अब जैसे ही मैंने की पेस्ट की मेरे पास जो क्लस्टर्स हैं वो मेरे पास आ गए कि मेरे पास जो कलेक्शंस है वो आ गई कि एक क्लस्टर में मेरे पास मल्टीपल कलेक्शंस बन सकती थी। तो अब ये देखें कि अभी जो हमने बनाई है वो AI पॉलिसी न्यू के नाम से क्लस्टर बनाया है और उसके अंदर देखें 103 वेक्टर्स हैं। इससे पहले देखें कि AI पॉलिसी का कोड एग्जीक्यूट हुआ हुआ है और उसके अंदर 206 वेक्टर्स हैं। इसका मतलब सेम कोड पहले जो हमने चलाया था वो 2 दफ़ा चला दिया था। 103 + 103 206 वेक्टर्स आपके पास इसमें डबल वेक्टर स्टोर हुए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जाके वेक्टर्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। अब आप वेक्टर्स को देख रहे हैं कि ये एक वेक्टर उसका उन्होंने एक ID असाइन की हुई है इन सिस्टम में कि ये एक वेक्टर है, उसकी ये ID है जिससे वो रिकग्नाइज किया जाएगा और उस ID के साथ उस वेक्टर का जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है वो स्टोर हुआ हुआ है और साथ मैटर डेटा जिसके अंदर हमने 2 चीज़ें रखी थी, AI पॉलिसी जो फाइल का नाम था और उसका जो पेज नंबर है वो। तो आप देख रहे हैं कि एक वेक्टर और उसकी जो लेंथ है वो 384 डायमेंशंस का वो वेक्टर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेक्टर DB के अंदर शो हो रही है और ये सारे वेक्टर्स इस तरह से इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो आप जो कलेक्शन बना रहे हैं वो इस तरह से एक वेक्टर DB में जाके स्टोर हो रही है। इसी तरीके से अगर हम आ जाएं पाइनकॉन में, तो पाइनकॉन सिंपल आपने सर्च करना है, आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा, उसको ओपन कर लें और इसमें भी आपको लॉगिन या साइन अप की ऑप्शन जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो यू सी कि जो मैनेज सर्विसेज हैं उन्होंने उसकी वजह से आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है और आपकी जो एफर्ट है वो बहुत कम हो चुकी है। लेकिन जैसे ही आप इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं और आपको वहाँ पे आपको बस वहाँ पे उसकी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज आप यूज़ करें उसकी कॉस्ट पे करनी है, बाकी सारा काम वो खुद मैनेज कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। यहाँ पर ये देखें, अब मैंने मेरी इंडेक्सेस के अंदर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नेम्स हैं कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ये इंडेक्स है और इंडेक्स के अंदर आपका इंडेक्स नेम है डेमो वेक्टर स्टोर। अब इस डेमो वेक्टर स्टोर के अंदर अगर हम आते हैं तो इसी तरह से इसके अंदर भी जो रिकॉर्ड काउंट, अब ये देखें इसके अंदर रिकॉर्ड काउंट डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स जो कोड है वो एग्जीक्यूट होके इसके अंदर वेक्टर्स का काउंट जो है वो मौजूद है। अब ये देखें इसके अंदर सारी जो मैट्रिक्स हैं वो भी साथ आपको शो रहे हैं कि कोसाइन सिमिलैरिटी है, वेक्टर की डायमेंशंस 384 हैं। अब अगर आप OpenAI की एम्बेडिंग्स यूज़ करेंगे तो आपने यहाँ पे वेक्टर स्टोर बनाते हुए आपसे पूछेगा कि कितनी एम्बेडिंग्स रखनी है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे 15, 36 जो आपकी एम्बेडिंग वेक्टर का साइज़ होगा। अगर आप हगिंग फेस से कोई और मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो आपने पहले उसकी डायमेंशंस देखनी है, यहाँ पर आपने डायमेंशंस बतानी होती हैं जब आप न्यू वेक्टर स्टोर क्रिएट कर रहे होते हैं। उससे होता क्या, अगर आपने डायमेंशंस डिफरेंट रख दिए तो जैसे ही आप डाटा अपसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअल डाटा किसी और डायमेंशन का आ रहा है, वेक्टर स्टोर किसी और डायमेंशन पे बना हुआ डाटा अपसर्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद आगे सारे इसमें वेक्टर्स मौजूद हैं। वेक्टर्स के अंदर उसका टेक्स्ट मौजूद है, उसका मैटर डाटा मौजूद है और उसकी जो ID है और साथ उसकी वेक्टर की जो वैल्यूज़ हैं वो मौजूद हैं। तो इन एनी केस आपको ये इन चीज़ों के ऊपर कोई इशू होता है तो YouTube के ऊपर बड़े बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर अच्छे ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं कि आपने एक
क्लस्टर को पाइनकॉन पे किस तरह क्रिएट करना है, आपने एक क्लस्टर को क्यूटान पे किस तरह से क्रिएट करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको वहाँ से बड़े ईज़िली अवेलेबल होंगी। लास्ट चीज़ मैं बता दूं, फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। उसके अंदर ये है कि जो पाइनकॉन, स्पेसिफिकली पाइनकॉन की बात कर रहा हूँ मैं, पाइनकॉन 2 तरह के अब ऑफ़र होते हैं, एक सर्वरलेस है, एक पोड्स हैं। सर्वरलेस सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। पोड्स और सर्वरलेस में डिफरेंस क्या है पाइनकॉन में, कि जो आप डाटा रखवा रहे हैं पाइनकॉन के ऊपर, पोड्स के अंदर आपको उसकी कॉस्ट भी पड़ेगी जो आपने स्पेस उनकी बाई की। आप एक जो डाटा रखवाया उसकी कॉस्ट, और डाटा जितनी जगह पे रखा गया उसकी कॉस्ट, फिर जब आप उसको रीड करेंगे रिट्रीव करेंगे उसकी कॉस्ट। इसकी दूसरी तरफ देखें सर्वरलेस को, तो उसके अंदर जो डाटा आपने रखवाया है उसकी कॉस्ट है, और जब डाटा आपने रिट्रीव किया उसकी कॉस्ट, जब आपने जो स्पेस यूज़ की है उनके सर्वर पे उसकी कॉस्ट नहीं है सर्वरलेस के ऊपर। मतलब इस बात का मतलब ये है कि पहले ये होता था कि आपने एक सर्वर लिया और उस सर्वर के ऊपर अपनी वेक्टर डीबी क्रिएट की, तो सर्वर आपने जब ले लिया तो वो सर्वर एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे आप उस वेक्टर डीबी के अंदर एक वेक्टर रखें या उसको यूज़ करें या ना करें, आपने उस सर्वर की कॉस्ट पे करनी होती थी जो बहुत ज़्यादा थी। अब सर्वरलेस के अंदर क्या है, सर्वरलेस को आप यूँ समझ लें कि जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपने पे करना है। पहले ये था कि आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको कॉस्ट पे करनी है। सर्वरलेस में ये है कि आप जितना यूज़ करेंगे, जितना राइट करेंगे, जितना डाटा स्टोर करवाएंगे उसकी कॉस्ट, जितना रीड करेंगे उसकी कॉस्ट। अगर आप ना रीड कर रहे हैं ना राइट करा रहे हैं तो आपको उसकी कोई कॉस्ट नहीं देनी। ये सर्वरलेस का फ़ायदा है, ठीक है। ओके, सो आज के लेक्चर के अंदर जितनी हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं, इसके अंदर आप लोगों के पास जो अब चीज़ें निकलती हैं वो ये कि सबसे बेसिक इम्प्लीमेंटेशन तो आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोग अपना एक सिंपल बेसिक सा एक वेक्टर स्टोर क्रिएट करें, उसके अंदर जो है वो अब्सर्शन करें और उसको देखें कि डाटा आपका ठीक तरीके से स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आपका जो गोल होना चाहिए वो ये कि अभी तक हम लोगों ने जितनी इंजेक्शन पाइपलाइन देख ली है और सीख ली है कि आप डाटा लोड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, चंक्स में डिवाइड करते हैं, चंकिंग किस तरह करनी है, एम्बेडिंग किस तरह बनानी है, अपसर्ट किस तरह करना है, इसको पॉसिबली तमाम डाटा फॉर्मेट्स के साथ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हर तरह का डाटा आप लोड, आपका मतलब एट द एंड हमने एप्लीकेशन बनानी है। आपके पास अभी एक मॉड्यूल ये रेडी होना चाहिए कि मेरी इंजेक्शन पाइपलाइन रेडी हो। बाय इंजेक्शन पाइपलाइन आई मीन कि मैं अगर आपको यूज़र आके यूआरएल दे रहा, आप यूआरएल को हैंडल कर सकते हो, यूआरएल के थ्रू इनपुट ले सकते हो और उसको अपसर्ट कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हैं, डॉक्स ले सकते हैं, सीएसवी ले सकते हैं और टेक्स्ट फाइल ले सकते हैं। तो ये तमाम जो आपकी इंजेक्शन पाइपलाइन के मेन पिलर्स हैं वो आपके रेडी होने चाहिए, ताकि नेक्स्ट फेज़ में हम आपको कोई भी चीज़ सिखाएं तो आपका पहला मॉड्यूल रेडी हो, नेक्स्ट फेज़ के साथ आपने वो मॉड्यूल ऐड करना हो। और ये आपको आगे भी फर्दर इस तरह से काम आएगा कि कोई भी आपने एप्लीकेशन बनानी है, वंस आपने एक दफ़ा उसको कोड करके रख लिया और इस फॉर्मेट में कर लिया कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी चंक पीस ऑफ कोड चाहिए, आप वहाँ से पिक करते हैं और अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो अपने लिए भी एक कोड नॉलेज, कोड बेस को डेवलप किया करें, साथ साथ जो चीज़ नहीं मिले उसके अंदर ऐड कर लिया करें। हर दफ़ा पॉसिबल नहीं होता कि आप स्क्रैच से जाके एप्लीकेशन का कोड लिखना स्टार्ट करें, स्क्रैच से इंजेक्शन पाइपलाइन बनाना स्टार्ट करें। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि एक दफ़ा उस अपने लिए एक अच्छा रिसोर्स क्रिएट कर लें और उसके अंदर प्रॉपर कमेंटिंग कर लें, क्योंकि ये ना हो कि 5 दिन बाद आके आपको बहुत ना समझ आ रही है कि मैंने ये क्यों बनाया था, ये इसके अंदर मैंने ये क्या किया हुआ। तो डॉक्यूमेंटेशन उसकी प्रॉपर रखें, इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे, फास्ट ट्रैक पे आ जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लिए हमें फिर इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा, और प्रैक्टिस जो है वो अब आप लोगों के एंड पे ड्यू है, तो वो उसको कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।